नमस्कार दोस्तों, करियर से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के साथ मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूं बातें करियर की में। दोस्तों, आज के युग में करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि एविएशन, मेडिकल, टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन और भी बहुत सारे ऑप्शंस। ऐसे में सही समय पर सही करियर का चुनाव करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इन सभी मुश्किलों का हल निकालने के लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जहां आप जान सकेंगे वो तमाम जानकारियां जो आपके करियर को देंगी एक नई उड़ान, और इसके साथ ही आपको बताएंगे रोजगार समाचार, जिससे आप जान सकें कि देश भर में क्या है जॉब्स की संभावनाएं। तो आइए जानते हैं क्या है खास हमारे आज के एपिसोड में। हरियाणा सरकार ने की ऑनलाइन एडमिशन की शुरुआत, डिजिटल एजुकेशन हो रही है लोकप्रिय, मिलेंगे करियर काउंसलर से और जानेंगे मैनेजमेंट के गुण। हर कॉलेज और कैंपस में हलचल है नए नए कोर्सेज की शुरुआत की। हर तरफ युवा अपने अपने करियर के लिए ऑप्शंस तलाश रहे हैं। बारहवीं के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने की प्रक्रिया जहां हर स्टूडेंट के लिए बहुत अहम होती है, वहीं कॉलेजेस के लिए भी दाखिला प्रक्रिया को स्टूडेंट्स के लिए सहज बनाए रखना अपने आप में एक चुनौती भरा काम होता है। इसलिए अब हरियाणा सरकार ने छात्रों की सुविधा के लिए एडमिशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, यानी अब आप घर बैठे भी ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। एक बहुत अच्छी सोच और बच्चों को जो आगे ले जाने के लिए बहुत अच्छा है। ये तो टाइम ही ऐसा है कि बच्चों को अगर हमने आगे लेके जाना है, दिल्ली से टक्कर लेनी है, हमने बच्चों ने आगे फॉरेन में जाना है, तो सरकार ने सबसे पहले ऑनलाइन करने से पहले सरकार ने सब बच्चों के लिए कंप्यूटर एजुकेशन कंपलसरी करी, ताकि बच्चे अपने आप कंप्यूटर से सीखेंगे, करेंगे। और इसीलिए सब बच्चे अपना ऑनलाइन कंप्यूटर फॉर्म भर रहे हैं। ऑनलाइन एडमिशन से जहां छात्र बहुत खुश हैं, वहीं छात्राओं को विशेषकर इससे बहुत सुविधा हो रही है। अपनी पसंद के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अब लंबी लंबी कतारों से निजात मिल गई है। वहीं ऑनलाइन सुविधा होने से उन्हें सब्जेक्ट के अलग अलग ऑप्शंस के बारे में भी बहुत जानकारी मिल रही है। वो आते थे, एक कॉलेज का खरीद लिया, उनको पता नहीं चलता था। कहीं बायोटेक है, उनको नहीं पता था कि एमसीए हमारे कॉलेज के अंदर है, उनको नहीं पता था। होम साइंस बीएससी भी है, कई बायोटेक है या जो भी है, कई कोर्सेज का उनको पता भी नहीं था कि ये कोर्सेज भी हैं। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पोर्टल से बच्चा घर बैठे हुए देख सकता है कि कहाँ कहाँ है। अब वो टाइम गया कि माँ बाप ने कह दिया बेटा पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ले लो और कर लो। अब बच्चे को वो सब्जेक्ट लेना है जो कि उसने आगे चलना। अब घसीटना नहीं है बच्चे को सब्जेक्ट, अपने मन से करेंगे जो सब्जेक्ट लेना, तभी लड़कियां और लड़के आगे जाएंगे। असली एजुकेशन उसी में है जब अपने मन के सब्जेक्ट लेंगे और उसको आगे से चलाएंगे। हरियाणा सरकार ऑनलाइन एडमिशन के जरिए जहां दाखिले की प्रक्रिया को सहज और सरल बनाना चाह रही है, वहीं इसके जरिए कंप्यूटर शिक्षण को भी वो बढ़ावा दे रही है। आज के दिन हमारे कॉलेज के अंदर 200 कंप्यूटर है और हर बच्चे को कंप्यूटर की एजुकेशन दी जाती है। ये सरकार का एक बहुत बड़ा है कि एक एक बच्चा उसको कंप्यूटर का सीख के जाना जरूरी है। एनवायरनमेंट की आपको एक पेपर करना जरूरी है। अब न सिर्फ कंप्यूटर के जरिए बल्कि अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं, जिससे छात्र भी खासे उत्साहित हैं। अगर हम ऑफलाइन फिल करते हैं तो काफी रश होता है एंड आपको पूरा दिन वेट करना पड़ता है, बट ऑनलाइन में ये है कि आपका टाइम बचता है। ऑनलाइन किया है और काफी इजी भी रहा ऑनलाइन, क्योंकि उसमें मिस्टेक के चांसेस काफी कम होते हैं। ऑनलाइन बच्चों के लिए इसलिए बेनिफिशियल है कि उनको बार बार आना नहीं चाहता, लड़कियों को आना नहीं पड़ता। अब तो हर लड़के मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप, आपके पास मोबाइल पे भी आपका इंटरनेट है, तो मोबाइल से भी आप फॉर्म भर सकते हो। हमारा सक्सेसफुल जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम भी जब भी फोन करते हैं तो कोई भी हमें हेल्पलाइन है उससे मिल जाती है। कहीं किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चों ने ऑनलाइन भरा है। ये बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल है और बच्चों के लिए यूजफुल भी है। आगे लाइफ में भी इन्होंने सब जगह ऑनलाइन की है। आज के समय में इंटरनेट के जरिए जहां कोर्सेज भी चुनना आसान है, वहीं सरकार द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया यहाँ के छात्रों को भी ज्यादा सजग और एडवांस बनाने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है।
लंबे समय से चली आ रही शिक्षा पद्धति भी अब डिजिटलाइज हो गई है। किताबों की जगह अब कंप्यूटर, टैबलेट और इंटरनेट ने एजुकेशन को डिजिटलाइज कर दिया है। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में क्या उभरती हैं करियर की संभावनाएं, आइए देखते हैं। सन 1975 के दौर से भारत में टीवी के जरिए टेली एजुकेशन की शुरुआत की गई। पहली बार स्कूल और कॉलेजेस के विषय में परंपरागत टेक्स्ट या क्लासरूम के माहौल से बाहर निकलकर टीवी के जरिए सजीव और रोचक तरीके से पढ़ने और पढ़ाने की एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। एक गांव में एक टेलीविजन उपलब्ध कराया और क्लासरूम यहां से उसको ब्रॉडकास्ट करके प्रयोग किया कि क्या इस तरह का एजुकेशन दिया जा सकता है, जहां पर दूर दराज में, जहां पर टीचर उपलब्ध नहीं है, जहां पर बच्चे सिर्फ टेलीविजन देख रहे हैं, क्या शिक्षा का माध्यम बन सकता है क्या? तो उससे ये है, एडवांटेज यही है कि चौक डस्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा वहां पे सारे प्रेजेंटेशन के थ्रू, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू, वो तो हमारे क्लासरूम में हुआ, और ये जो थ्रू एडुसेट है उसमें भी उसी तरह का है। पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, उन्हीं के थ्रू टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो रहा है। कंप्यूटर, आईटी और इंटरनेट के आने से ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल और इस्तेमाल में बेहद आसान हुई है और आम जन तक पहुंच सकी है। एक रिसर्च के मुताबिक 2015 तक भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। हम लोगों ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज को भी उसमें अपनाया और आज की तारीख में हमारे कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट तो होते ही हैं, साथ ही साथ डीवीडीज के रूप में, सीडीज के रूप में उपलब्ध होते हैं, और आज की तारीख में हम लोगों ने इसको इंटरनेट पर भी उपलब्ध कराना शुरू किया। डिजिटल एजुकेशन में मल्टीमीडिया का खासा इस्तेमाल हो रहा है। मल्टीमीडिया एक ऐसी तकनीक है जिससे किताबों में पढ़ाए जा रहे विषयों को रोचक तरीके से बताया और समझाया जाता है। डिजिटल एजुकेशन कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल और इंटरनेट के जरिए क्लासरूम तक पहुंच चुकी है। मल्टीमीडिया न सिर्फ पढ़ाई को रोचक और ज्ञानवर्धक बना रहा है, बल्कि युवाओं के लिए नया करियर ऑप्शन बनकर भी उभर रहा है। बच्चों के सामने वीडियो अवेलेबल है, ऑडियो अवेलेबल है, डिजिटल टेक्स्ट अवेलेबल है, सिमुलेशंस अवेलेबल हैं, और यहाँ तक कि बच्चों को उस क्लासरूम के सीमा में काम ना करते हुए दूसरे बच्चों के साथ किसी और जगहों में हो सकते हैं बच्चे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, चैट रूम्स के जरिए उनके साथ संपर्क में हैं। तो इस तरह के जो क्लासरूम का निर्माण अगर आप करते हैं तो फिर वहां पर आपको एक वैरायटी ऑफ मटेरियल्स उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये हर तरह का जो मटेरियल आप कहें, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल कहें या डिजिटल मटेरियल कहें, तो इस मटेरियल को बनाने का जो प्रक्रिया है, ये अपने आप में एक कंप्लीट स्किल सेट है, कंप्लीट कैरियर ऑप्शन बन सकता है। परंपरागत और पुराने तरीकों से हटकर अब शिक्षा प्रणाली जहां नया रूप ले रही है, वही अपने साथ मल्टीमीडिया में करियर के कई क्षेत्र भी ला रही है, जैसे वीडियो एडिटर, वेब डिजाइनर, एनिमेटर, फोटोग्राफर, 3D आर्टिस्ट, क्रिएटिव डायरेक्टर, ग्राफिक आर्टिस्ट और क्रिएटिव डायरेक्टर। मल्टीमीडिया प्रोग्राम इस समय की और डिमांड हो गई। ये अपने आप में ट्यूटोरियल बेस्ड, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बेस्ड, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, ज्यादा इफेक्टिव हैं आपके टेलीविजन और ऑडियो प्रोग्राम्स के। तो आजकल मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स की ज्यादा डिमांड भी आ रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग अब इसमें इन्वॉल्व भी होते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें सारी की सारी वो स्किल इन्वॉल्व है जो ऑडियो प्रोडक्शन के लिए, वीडियो प्रोडक्शन के लिए, ग्राफिक प्रोडक्शन के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन है और इसे हम कंप्यूटर की मदद से उसको कर सकते हैं। अगर मल्टीमीडिया के क्षेत्र में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जरूरत है कि आप क्रिएटिव हों और नई नई तकनीकों के प्रति सजग रहें, क्योंकि आज का युग तकनीक का युग है। इंटरनेट उपलब्ध है, सभी को मौके हैं कि वो ढूंढ के निकाल लें, तो आप उनके साथ एक कंपटीशन में लगे हुए हैं कि मैं जल्दी से किसी चीज को कैसे खोज निकालूं, कैसे अपने आप को अपडेट रखूं। कोई भी एक लंबा कैरियर नहीं बन सकता इस क्षेत्र में। हर कैरियर में एक निरंतर बदलाव होता रहेगा और हम अपने आप को अडेप्ट करते रहेंगे, तो देन वी विल बी एबल टू सर्वाइव इन दिस फील्ड। जहां सभी चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं, एनिमेशन, एंटरटेनमेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर वो चाहे पब्लिशिंग इंडस्ट्री ही हो, मल्टीमीडिया में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।
देखते हैं मैनेजमेंट की फील्ड में करियर बनाने के गुण करियर निर्माण में। पिछले दशकों में देश के तकरीबन हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की हुई है। देश में होती इस तरक्की ने बिजनेस मैनेजर्स की मांग को भी बढ़ाया है। ग्लोबलाइजेशन के बाद काफी अपॉर्चुनिटीज बढ़ चुकी हैं, तो दैट्स व्हाई काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो चुकी है, नॉट इवन इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। तो काफी कुछ स्कोप है कि हम कहीं भी जॉब कर सकते हैं और अच्छा कमा भी सकते हैं। MBA यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स अब ज्यादा चैलेंजिंग माना जाता है। मसलन बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज में अब पढ़ाई के साथ साथ कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर खासा जोर दिया जाता है, जिसके चलते विदेशों की तर्ज पर फुली रेजिडेंशियल कोर्सेज का चलन बढ़ रहा है। यहाँ युवा रेजिडेंशियल कैंपस में ही रहकर पढ़ाई करते हैं। तो जो हॉस्टल्स में रखते हैं तो देन वी हैव फ्लेक्सी आवर सिस्टम आल्सो। फ्लेक्सी, अब जैसे हमारा डे स्टार्ट विद द योगा। So it's almost a 14 to 16 hour work day for the students. Morning में 8 बजे से they have light exercises or yoga dip or gymnasium. Then they go for their breakfast. By around 9 they have their regular classes in which from 9 to 4 they are engaged in their academic exercises. From 5 again they have their personality and soft skill development where we encourage lot of industry interaction. रेजिडेंशियल मैनेजमेंट कोर्स के दौरान थ्योरी क्लासेस के साथ साथ रियल मार्केट सिनेरियो के बारे में छात्र छात्राओं को बताया जाता है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर युवा छात्र छात्राओं को देने के लिए वाईफाई कैंपस, पर्सनल यूज लैपटॉप, ऑनलाइन लाइब्रेरी एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस मुहैया कराई जाती हैं। इस तरह के रेजिडेंशियल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए खासे उपयोगी साबित हो रहे हैं। We have 5 subjects in first SAM, business communication, information technology, quantitative techniques, and principles of business management. इंडस्ट्री में काम करने के वो सभी गुण सिखाए जाते हैं जो आजकल कॉर्पोरेट जगत की मांग है। कंप्यूटर्स, मैनेजमेंट लेक्चर्स, अकाउंट्स, कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट मैनर्स, एटिकेट्स और ऑपरेशनल बिहेवियर क्लासेस इन्हें करवाई जाती हैं। ज्यादा काम के दौरान वर्क प्रेशर से बचने के लिए फिजिकल और मेंटल वर्कआउट करवाया जाता है। यह सब इनके डे टू डे क्यूरिकुलम का एक हिस्सा है। बिग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो who have not been to English medium in colleges and schools, तो उनका we have to begin right with scratch, जैसा ग्रामर, स्मॉल क्वेश्चन आंसर सेशंस, तो धीरे धीरे within a month they build up confidence. मैनेजमेंट की दुनिया में टीम वर्क सफलता की कुंजी माना जाता है। इसके मद्देनजर इन मैनेजमेंट ट्रेनीज को सफल टीम लीडर बनाने के लिए इन हाउस कॉम्पिटिशन्स और वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं, जिससे मैनेजमेंट थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ इन युवाओं में व्यवहारिक सोच विचार की समझ भी पैदा की जा सके, क्योंकि मैनेजर्स के लिए काम का हर दिन नया माना जाता है। अब बारी आती है ये देखने की कि देश भर में क्या है जॉब्स की संभावनाएं। इसके लिए देखते हैं रोजगार समाचार। SSC यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन में सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए 2834 रिक्तियां मौजूद हैं, जिसके लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जुलाई 2014 है। RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक असिस्टेंट आवेदन आमंत्रित करता है। असिस्टेंट के लिए स्नातक, इसके लिए आयु सीमा 18 से 26 वर्ष है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 जुलाई 2014 है। ज्यादा जानकारी के लिए आप RBI की ऑफिशियल वेबसाइट www.rbi.org.in पर भी जा सकते हैं। इंडियन आर्मी को जरूरत है इंजीनियर्स की, जिसके लिए आवेदक के पास इंजीनियरिंग की डिग्री होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2014 है। ज्यादा जानकारी के लिए आप www.joinindianarmy.nic.in पर भी जा सकते हैं। रेलवे विभाग भुवनेश्वर को जरूरत है लोको पायलट और टेक्नीशियंस की। इसके लिए आवेदक का 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिक होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तारीख है 21 जुलाई 2014। प्रशासनिक सेवाएं एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो हमेशा से युवाओं के लिए आकर्षण बना रहा है। हाल ही में प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में कुछ बदलाव किए गए हैं।
क्या है ये बदलाव और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं इस नए बदलाव के जरिए इन परीक्षाओं की, जानने के लिए चलते हैं हमारे करियर काउंसलर के पास। सिविल सर्विसेज यानी कि प्रशासनिक सेवाएं एक ऐसा ही करियर है जो युवाओं को खूब आकर्षित करता है। सिविल सर्विसेज एक ऐसी सुनहरी मंजिल है जिसकी चमक आपको सबसे अलग करती है, लेकिन इसके लिए दरकार होती है खासी मेहनत और सच्ची लगन की। मेरा नाम सौम्या मिश्रा है और मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2013 में क्लियर किया है। मेरी रैंक 201 है। जी, टफ सब कुछ होता है। अगर पूरी लगन से पूरी मेहनत से कुछ भी किया जाए तो वो पॉसिबल होता है। 3 चीजों में डिवाइडेड है, एक प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। सबके लिए कंबाइंड स्ट्रैटेजी होती है। आप स्ट्रैटेजिकली मेहनत से अगर करेंगे तो वो प्रोसेस भी जल्दी खत्म हो जाता है एंड आप अच्छे से क्लियर भी कर पाते हैं। जी, मैंने उत्तर प्रदेश PCS 2011 का एग्जाम क्वालिफाई किया है। मैं पहला PCS का इंटरव्यू देने का अवसर आया PCS 2007 बैच का सन 2010 में। वहाँ पे मुझे असफलता मिली और मुझे लगा कि ये असफलता जो है वह हमारी कर्मों से है, हमारी वीकनेसेस से है और इसको जब तक हम रिव्यू नहीं करते हैं और जब तक अपनी प्रॉब्लम्स और वीकनेस पे फोकस नहीं करते हैं तब तक इस पे सफलता पाना बहुत ही मुश्किल होगा। भारत में प्रशासनिक सेवाओं की शुरुआत 1853 में ब्रिटिश सरकार के समय से ही हुई, सेक्टर ऑफ स्टेट सर्विसेज के नाम से। इस बारे में ज्यादा जानकारी 1953 में हुई, जब पहली बार उस समय की ब्रिटिश सरकार ने 1853 में ओपन एंड मेरिट बेस्ड कंपटीशन अलाउ किया। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज की शुरुआत हुई। 1918 में एमी गॉन्टलेट कमेटी एक बनाई गई जिसमें यह कहा गया कि भारत में अखिल भारतीय सेवा के स्तर पर सेवाएं बनाई जाए, सिविल सर्विसेज। उस समय इनका नाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर्विसेज SOS कहा गया, जिसे बाद में आजादी के बाद ऑल इंडिया सर्विसेज का नाम दिया गया। IAS की परीक्षाओं को लेकर जहां युवाओं में आकर्षण है, वहीं इसे लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी हैं और प्रश्न भी। अभी पैटर्न इस समय UPSC का ये है कि 3 टियर एग्जामिनेशन है। फर्स्ट लेवल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कहलाता है, जो स्क्रीनिंग राउंड है, एलिमिनेशन है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा में या प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तब मेन एग्जामिनेशन होता है। मेन एग्जामिनेशन ही दरअसल रियल टेस्ट है। मेन एग्जामिनेशन में पिछले साल से जो चेंजेस किए गए हैं उसके हिसाब से जनरल स्टडीज के 4 पर्चे हैं। अपनी पसंद से एक सब्जेक्ट रखना है जिसको ऑप्शनल कहा जाता है, उसमें 2 पेपर हैं, एक एसे का पेपर है, एक लैंग्वेज का पेपर है। इन सारे डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर्स में आप जो भी टोटल मार्क्स पाते हैं और टोटल मार्क्स इंटरव्यू को मिलाकर के 2350 के हैं, उस हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनती है और फाइनल मेरिट में जो भी आपका नंबर आता है उस हिसाब से सर्विसेज का एलोकेशन होता है। क्योंकि केवल IAS और PCS के अलावा भी इसमें कई सारे विकल्प मौजूद हैं, जिसकी जानकारी से अक्सर छात्र अनभिज्ञ रहते हैं। अखिल भारतीय सेवा और संघ की सेवा, राज्य स्तर की सेवा में अंतर यह है कि भारत सरकार की जो केंद्रीय सेवाएं हैं और जो अखिल भारतीय सेवा हैं वो यूनियन लिस्ट संघ सूची के विषयों पर बनाई जाती हैं और जो राज्य सरकार की सेवाएं हैं वो राज्य सूची के विषयों पर बनाई जाती हैं। IAS एक सेवा है, जबकि तैयारी हम करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल सेवा की। इस परीक्षा में जो UPSC कराती है इसमें कुल 23 सर्विसेज हैं। उन 23 सर्विसेज में 18 ग्रुप A सर्विसेज हैं और 5 ग्रुप B सर्विसेज हैं, जिसमें कि 18 ग्रुप A सर्विसेज में एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS भी है। बाकी सर्विसेज जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स, इस तरीके की तमाम और सेवाएं हैं। UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो एप्लीकेंट है वो एक ही फॉर्म भरता है और इस एक सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर होता है और जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है उसके आधार पर और जो सर्विस चॉइस कैंडिडेट ने दिया रहता है उसके आधार पर सर्विसेज का एलोकेशन होता है। सिविल सर्विसेज के द्वारा आप अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए समाज को और ज्यादा बेहतर भी बना सकते हैं।
तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा बताने के लिए आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है करियर की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।